नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पर बात करते हुए कहा है कि भारत कश्मीर से प्रेम करता है, लेकिन कुछ लोग रास्ते से भटक गए हैं। जिन युवाओं के हाथ में लैपटॉप्स होने चाहिए थे, उनमें पत्थर थमा दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कश्मीरी युवाओं का भविष्य भी उतना ही उज्जवल हो जितना देश के बाकी युवाओं का। कश्मीर घाटी में 1 माह से ज़्यादा गुजर चुका है जब से हालात असामान्य हुए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद से पैदा हुए हिंसक माहौल में 55 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हैं और गिरफ्तार भी हुए हैं। फिलहाल कश्मीर में कर्फ्यू का 32वां दिन जारी है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात कर चुकी हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि 1 महीना गुजर जाने के बाद क्या वाकई अब ये समय आ गया है कि जब राजनीतिक प्रक्रिया फिर से शुरू होनी चाहिए? क्या वाकई सभी पक्षों को मिलकर बात करने की ज़रूरत है जिससे समस्या का स्थायी समाधान ढूंढा जा सके? लेकिन इस बातचीत का आधार क्या होना चाहिए? किन बिंदुओं के आधार पर बातचीत हो? इस कार्यक्रम में इस पर हम चर्चा करेंगे और खासकर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के इस बयान के क्या मायने हैं, घाटी में यह बयान किस तरह से पहुंचा है वहां आम कश्मीरी के लिए। मेरे साथ राजनीतिक मेहमानों में फिलहाल बीजेपी से आरपी सिंह जी मौजूद हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। पीडीपी के सांसद नज़ीर अहमद लावे मेरे साथ मौजूद हैं और एमएम अंसारी हैं, जम्मू कश्मीर पर केंद्र के वार्ताकार रह चुके हैं, कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और साथ ही मेरे साथ शेख मंजूर अहमद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आलमी उर्दू सर्विस चलाते हैं, न्यूज़ एजेंसी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लावी जी, मैं आपसे एक साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री ने अब आखिरकार कश्मीर पर पहला बयान दिया है इस पूरा 1 महीना गुजर जाने के बाद। किस तरह से इसको घाटी में लिया जा रहा है? पीडीपी इसे किस तरह देख रही है? देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री ने कहा, जो बयान दिया, उन्होंने तो उसको वेलकम कर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लोग। लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला जो है ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम के साथ साथ यहाँ पर डेवलपमेंट प्रॉब्लम भी है। पहले हमें एड्रेस करना पड़ेगा जो जो पहले भी यहाँ इन्वेस्टमेंट हुए हैं, लेकिन उनका जो पिछली सरकारों ने किया उनका इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड नहीं हुआ। कश्मीरी लोग चाहते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिया जाए सेंटर से, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड होना चाहिए। जो हमने देखा पिछले जो ऐलानात हुए हैं उसका जो असर है तो ऑन ग्राउंड नहीं हुआ है। लिहाजा इसीलिए जो आज हालात देख रहे हैं कि जो आज बच्चे पत्थर लेके खड़ा हुए हैं या बच्चियाँ खड़ा हुई हैं या हमारे बुज़ुर्ग हो रहे हैं, हमारी बहनें हो रही हैं, ये इसलिए उसी का नतीजा है कि जो वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, पॉलिटिकल वादे जो किए हैं, जब पॉलिटिकल प्रोसेस वहाँ शुरू होगा, जो प्रधानमंत्री साहब ने जो आज ही उन्होंने बयान दिया अभी कुछ सेकंड पहले, तो उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली पड़ेगा क्योंकि लोगों को भरोसा है कि प्रधानमंत्री उनके पास बड़ा फुल पावर है और देश के नंबर 1 प्रधानमंत्री। लेकिन लावी जी, पहले उन्होंने विकास की बात की है, ये भी कही उन्होंने कि पूरे देश में जो है मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है कश्मीरी युवाओं को। लेकिन साथ साथ जो स्वायत्तता का मुद्दा है, जो ऑटोनॉमी को लेकर जो इश्यूज जिनको आप पॉलिटिकल मसले कह रहे हैं, क्या विकास और इसको अलग अलग करके देखना होगा? क्या विकास कर दिया जाएगा तो जो राजनीतिक मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा? देखिए, विकास तब होगा जब वहाँ अमन होगा, जब पीस होगा। इस पीस के लिए हमें पॉलिटिकल प्रोसेस करनी चाहिए। जो भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, चाहे वो कोई भी जो स्टेक होल्डर है जम्मू कश्मीर का, अगर पाकिस्तान भी है, तो उनके साथ जब बात नहीं होगी, हुर्रियत के साथ बात नहीं होगी, हमें लगता है, हमें ऑन ग्राउंड जो लगता है कि उससे हमारा फ़ायदा नहीं होगा जबकि उन लोगों के साथ बात नहीं होगी। हमारी भी रिक्वेस्ट है तमाम जो यहाँ पर, चाहे गवर्नमेंट है चाहे गवर्नमेंट के साथ उस वक्त नहीं है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे देश में अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे वाजपेयी साहब ने किया था 2002 में। जब वाजपेयी साहब यहाँ प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भी पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद जो हालात हुए तो 2005 में, उसके बाद उन चीज़ों पर इम्पैक्ट नहीं हुआ हमारे पास। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी क्योंकि महबूबा मुफ्ती भी यही कह रही हैं कि वाजपेयी मॉडल की तरफ लौटना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा कि वाजपेयी मॉडल की तरफ लौटना चाहिए। आखिर क्या है वाजपेयी मॉडल? कैसे, क्या वाकई ये संभव है कि अब 10-12 साल गुजर जाने के बाद क्या वापस वहाँ लौटा जा सकता है? आरपी सिंह जी, ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह के बयान फिलहाल आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर यह कह रही है कि क्या किसी और राज्य में ऐसा हो सकता है कि 1 महीना गुजर गया, 32वें दिन जो है तब भी कर्फ्यू लगा हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भारत जो है वो कश्मीर से प्यार करता है, दूसरी तरफ पूरी तरीके से आम जिंदगी चरमरा रही है। ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है? देखिए, पहली बात समझिए, कश्मीर में कोई नए हालात नहीं बने, ऐसे हालात पहले भी बने। मुझे याद है 2010 में भी ऐसे कुछ हालात थे, उससे पहले भी ऐसे हालात बने। और ये समस्या जो अभी रिसर्फेस हुई 1989 से लगभग 30 साल इस हालात का हो गए। और मैं चाहूँगा कांग्रेस के मित्र भी इसमें तू मैं ना रखें, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये देश की बात है। अगर आज कश्मीर की आगे समस्या है और वो समस्या अगर हल करनी है
तो सारे देश को इकट्ठे मिलकर करनी है। जिस प्रकार अभी पूरी पार्टीज़ ने मिलकर पाकिस्तान में जो अभी राजनाथ सिंह जी गए तो जिस प्रकार वहाँ पर आतंकवाद का मामला है, उस पूरी पार्टीज़ ने मिलकर लोकसभा में, राज्यसभा में सब पार्टी से मिलकर एकजुट होकर जवाब दिया और एकजुट होकर कहा कि हम आतंकवाद को बिल्कुल नहीं सहेंगे, उसके कारण से जो कश्मीर में हो रहा है उसको भी नहीं सहेंगे। तो इसलिए सब पार्टीज़ को मिलकर इस पर चिंता करने की जरूरत है। इसमें कोई ये नहीं कि हम कोई ब्राउनी पॉइंट्स बना लें या वो ब्राउनी पॉइंट्स बना लें। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि अगर देश के और दूसरे हिस्सों की तरह भी जम्मू कश्मीर है तो क्यों जम्मू कश्मीर में अभी तक 32वें दिन भी कर्फ्यू जारी है, ऐसा क्यों है? वो सवाल उठा रहे हैं। हालात वहाँ ज़मीन पे इस प्रकार के बने हुए हैं कि वहाँ पे कर्फ्यू की ज़रूरत है, अन्यथा कोई ज़बरदस्ती तो कर्फ्यू जारी होने की जरूरत है नहीं। और ये मैं वापस कह रहा हूँ, ये पहली बार नहीं हो रहा। और जिस प्रकार जो घटना चक्र चल रहा है, ये घटना चक्र पत्थर फेंकने का और ये सब मामला पहले 2010 में भी हाल में हुआ था, उससे पहले भी ये मामला हुआ। परंतु वापस विषय समझे जी, हमको जो अभी कहा मेरे मित्र PDP के मित्र ने कहा कि हमको वहाँ पर आउटरीच की ज़रूरत है, वहाँ पर एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने की ज़रूरत है। वो है कि जब से महबूबा मुफ्ती बनी है उनको वो एक आउटरीच करने का, पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करने का, बातचीत का सिलसिला शुरू करने का और नीचे तक उस सिलसिले को ले जाकर और वापस उनको डेवलपमेंट के मोड में लाने का। जो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको उनको किताबें और कंप्यूटर देने की जरूरत है, पत्थर उनसे हटाने की जरूरत है। लेकिन शांति कैसे आएगी? हाँ, वो बताया ना कि उसका प्रोसेस वो करेंगे। अब वो महबूबा मुफ्ती जाएंगे वहाँ पे, बात करेंगे उन लोगों से जो लोग आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, राजनीतिक प्रक्रिया, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठकर अब बात करनी चाहिए। बातचीत करने में तो कभी कोई ग्रेज नहीं है। जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, जो पार्टी, जो कश्मीर से संबंधित हैं, जो कश्मीर से विषय में जानकार जो जानकार हैं, वो बैठकर बातचीत करें और इसमें से रास्ता निकालें। इसमें से कोई लंबा चलने वाला प्रोसेस नहीं है, इसको कहना कहीं तो अंत होना होगा। परंतु ये समझिए, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कुल मिलाकर 10% लोग हैं इस प्रकार के। और कुल मिलाकर मेरे मित्र PDP के माने कि कुल मिलाकर 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट में से जहाँ पे ये समस्या है। परंतु वो इतना वॉलेटाइल है, इतना वॉयलेंट है कि वो पूरे उसको ग्रैब कर लेता है, पूरी टेंशन ग्रैब कर लेता है। आज कश्मीर में भी, सिर्फ कश्मीर घाटी में भी कुल मिलाकर 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, बाकी जगह सारी समस्या नहीं है। परंतु हमको इसमें रास्ता निकालना पड़ेगा। दूसरे सवाल भी आपकी तरफ लेकर आऊंगी कि आखिर अब जो बातचीत होनी चाहिए वो किन मुद्दों की तरफ होना चाहिए? अक्सर कश्मीरी इस बात की शिकायत करते हैं कि जब तक शांति रहती है तब तक कश्मीर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब इस तरह से अशांति, हिंसा का माहौल होता है तो शायद सबको इस बात की खबर आती है कि अब जो है बैठकर बात करने की ज़रूरत है। मीम अफजल साहब, ये बताइए फिलहाल कि आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इस बयान को? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया है वो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बल्कि आप बयान नहीं आना चाहिए था, कुछ एक्शन शुरू हो जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री पुराने पॉलिटिशियन हैं, उनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर का मसला कभी भी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर कह के नहीं टाला जा सकता। ये एक पॉलिटिकल मसला है और जैसे कि कल गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट के अंदर बोला भी है और उन्होंने बताया भी है और आपने भी उसका जिक्र किया, शायद देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जगह पर 32 दिन तक लगातार कर्फ्यू चला हो और इतने बड़े तादाद में लोग भी मारे गए हैं। तो जाहिर है बहुत ही सीरियस मसला है। अभी जो हमारे PDP के जो हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अभी कुछ फरमाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल प्रोसेस तो शुरू पहले ही हो जाना चाहिए था। PDP क्या करती रही है और क्या सोचती रही है, ये किसी से छुपा हुआ तो नहीं है। आप लोग तो इन लोगों के ताल्लुक़ से बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। आपको ये प्रोसेस बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अब महबूबा जी अब आई हैं, 1 महीने के बाद यहाँ तशरीफ़ लाई हैं और उनके आने के बाद ही उसका रिएक्शन भी है। मैं समझता हूँ ये महबूबा मुफ्ती के आने का भी असर है। अगर वो ना आई होती तो अभी शायद ऐसे ही चलता रहता, लेकिन वो आई, ये उनको पहले ही आ जाना चाहिए था। जाहिर है कि वहाँ वो सिचुएशन हैंडल कर रही थी, जो भी सिचुएशन थी, उसके बावजूद भी वक्त लेकिन अब कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? किस तरह से एक विपक्षी पार्टी के तौर पर, इतनी बड़ी पार्टी जिसने पूरा देखा है पिछले 7 साल का इतिहास और कश्मीर समस्या को बहुत नज़दीक से डील भी किया है, किस तरह से बातचीत आगे होनी चाहिए? देखिए, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसकी बात हो रही है, लेकिन वो कैसे शुरू होगा? आज BJP और PDP की सरकार से ज़बरदस्त नाराज़गी है वहाँ। अगर ये अपने तौर पर बातचीत करना चाहेंगे तो शायद मुझे लगता है कि मुश्किल होगी। प्रधानमंत्री ने एक बयान दे दिया कि हाथ में पत्थर नहीं, लैपटॉप होना चाहिए। उन्होंने पहले भी एक बयान कहा, पहले इलेक्शन से पहले कहा था कि मुस्लिम बच्चों के हाथ में हम लैपटॉप देखना चाहते हैं, एक हाथ में, दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहते हैं। बड़ा अच्छा था, लोगों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन सरकार में आने के बाद उन्होंने इन सब चीज़ों पर कितनी तवज्जो दी? आप देख रहे हैं अभी गाय का जो मसला लेकर के जिस तरह से देश के अंदर 2 साल से पूरा एनार्की फैला रखी थी कुछ लोगों ने, आज जब दलितों पर उसकी गाज गिरने लगी और उसके बाद ज़बरदस्त रिजेंटमेंट हुआ, तब प्रधानमंत्री बोले हैं। अगर वो 2 साल पहले बोल देते तो शायद इतने लोग मारे ना जाते। तो मेरा कहना यह है, आपने जो सॉल्यूशन पूछा है, सॉल्यूशन हमने कल पार्लियामेंट में बताया आज़ाद साहब ने कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए
ऑल पार्टी एक डेलीगेशन जाना चाहिए और वहाँ जो लोग हैं उनसे बात करना चाहिए। सबसे पहले ये डायलॉग जो है वो शुरू होना चाहिए और उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। एमएम अंसारी साहब, इससे पहले कि हम राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत करें, कम से कम मसले को समझना भी ज़रूरी है कि आखिर जो अब हुआ वो क्यों हुआ और क्या वो सिम्टोमेटिक है, क्या हमें संकेत दे रहा है किसी बड़ी समस्या की तरफ कि आखिर जो बेचैनी है, जो नाराज़गी है, जिस तरह का माहौल युवाओं में खासकर नज़र आ रहा है कश्मीर में। ये कहा जा रहा है कि इस बार जो अशांति है, इस बार जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो दरअसल पिछली बार से बिल्कुल अलग हैं। क्या अलग है इस बार? बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये जो अब तक जो विरोध हो रहा है, जो एजिटेशन है, पहले से कहीं बहुत मुख्तलिफ यूँ है कि आज का जो यूथ है एक सोशल मीडिया सेवी है, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। और ये जो आज एजिटेशन है, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सिर्फ वो 5 डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन ये शायद भूल रहे हैं कि ये इतना एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जो 32 दिनों से ये चला आ रहा है। तो ये नौजवान जो है वो ये देख रहा है कि अब तक हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने किस किस तरह के बयान दिए। आपने वाजपेयी साहब का नाम लिया, उन्होंने बहुत सारी शुरुआत की, यहाँ पे हुर्रियत के लीडर से मिले, पाकिस्तान की लीडरशिप से मिले, हल की तरफ आ रहे थे। मनमोहन सिंह साहब ने बहुत कोशिश की, वर्किंग ग्रुप्स बनाए, फिर इंटरलोक्यूटर्स को भेजे, कुछ इम्प्लीमेंट हुए, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुए। और आज का यूथ ये भी देख रहा है कि पीडीपी और बीजेपी के अलाइंसेस हैं, उस पर पिछले 1.5-2 सालों में कहाँ तक अमल दरामद हुआ। तो कहने का मतलब ये कि ये जो हमारा यूथ है जो 18, 20, 25 साल का है, एक ये 4-5 हज़ार 10 हज़ार बच्चे नहीं हैं, ये लाखों की तादाद में है। वो अलग बात है कि आपको चंद बच्चे सड़क पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो पीछे जो है वो बहुत हैं। और एक पूरी ज़बरदस्त एक उनमें गम व गुस्सा जो है वो बिल्कुल उसमें उनके जहन में वो तारीख है। अंसारी साहब, एक बात और जो बात कही जा रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं सवाल भी आप ले लीजिए अपने जवाब के साथ, कि इस बार घाटी और जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, जो बाकी भारत का हिस्सा है, उसके बीच जो रिश्ता है वो भी बदलता नजर आ रहा है। लगातार इस पर एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं कि इस बार कुछ अलग है, जो रिश्ता है दरअसल वो भी बदल रहा है। मैं एक छोटी सी मिसाल लूँगा कि इस रिश्ते के बारे में, जिन मामलों से जहाँ मैं जुड़ा रहा हूँ। एक तो ये कि यूपीए सरकार ने एक स्कॉलरशिप स्कीम लागू किया था जिसमें 5 सालों में 25,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी थी। लेकिन काफी कामयाब भी रही है स्कीम। नहीं कामयाब नहीं रही, यही बताना चाहता हूँ। उसमें 7-8 हज़ार से बच्चों को ज़्यादा को ये स्कॉलरशिप नहीं मिली, यानी 25,000 से बच्चों को मिलनी थी, जो 5-8 हज़ार को मिला। और उसमें से आपको याद होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस ने उनको निकाल दिया, इसलिए कि वो गवर्नमेंट ने उनकी फ़ीस नहीं दी वक्त पे। और दूसरी ये कि बहुत जगह बहुत तरह की बातें हुई जिसकी वजह से उनका हैरेसमेंट हुआ। इसी तरह से एक एम्प्लॉयमेंट की स्कीम थी, वो भी इसी तरह से नाकाम रही। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ का यूथ उसको मालूम है कि कुछ जो स्कीम जो सिर्फ सेंटर चलाती है उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं होता। और जो लोग यहाँ पे आते हैं तजारत के लिए या पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए, वो मीम अफजल साहब अभी बता रहे थे कि उनके साथ क्या सलूक हुआ, चाहे वो दलित का हो चाहे माइनॉरिटीज़ का है। तो उनको पूरा एक एहसास है कि एक माहौल जो है वो बहुत अच्छा खुशगवार नहीं है। आप कह रहे हैं कि भारत में बाकी हिस्सों में जो माहौल है उसका असर भी कश्मीर पर पड़ रहा है और बिल्कुल उसका असर पड़ रहा है। दूसरा ये कि अगर आप कहें कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, तो वहाँ तो ऑलरेडी एक एक्सेस एम्प्लॉयमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है नहीं जो अब्जॉर्व करे। तो उन बच्चों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो उनको पूरे मुल्क में आना होगा। मुल्क में यहाँ पे माहौल इस तरह बिगड़ा हुआ है पिछले 2 सालों में कि शायद उनके कोई एब्जॉर्प्शन के चांसेस नहीं है। शेख मंजूर साहब, बताइए फिलहाल कि किस तरह से अब जो राजनीतिक प्रक्रिया का हम जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है ये तो मुद्दा ऐसा है जो सामाजिक और आर्थिक हालात का हम जिक्र कर रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, कैसे शुरुआत होनी चाहिए, खासकर जब बार बार वाजपेयी मॉडल का जिक्र होता है, तो कितना कामयाब ये मॉडल रहा, क्या बिंदु हैं इसके? बदकिस्मती से जो हमारी सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है या वहाँ पर रीजनल पार्टीज़ है, किसी को भी पता नहीं है क्या पॉलिटिकल प्रोसेस होनी चाहिए। एक तरफ आप बीजेपी कहता है स्क्रैप कीजिए 370 को, दूसरी तरफ आप कहते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। ये इटसेल्फ कंट्राडिक्शन है। सिर्फ किसी हद तक लेफ़्ट पार्टीज़ का ये है कि 370 जो है इसको स्ट्रेंथन कीजिए, जो इसमें अमेंडमेंट्स ओवर द ईयर्स हुए हैं इनको विड्रा कीजिए, ताकि विद इन दीज पैरामीटर्स एक सल्यूशन देखा जाएगा। दूसरी बात, जैसे अंसारी साहब ने कहा, एलिनिएशन खासकर यूथ की जो है विद रेस्ट ऑफ इंडिया कंप्लीट है। कहीं भी आप देखिए, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने देखा कि एक कश्मीरी यूथ जो कलकत्ता में था वो ट्विटर पर देख रहा था कश्मीर में क्या हो रहा था, इसकी पिटाई की गई। राजस्थान में लड़के गए,
उनकी पिटाई की गई। जहाँ भी जाते हैं कोई भी उनके मसाइल को सुनता नहीं है, सारे कहते हैं। अब वाजपेयी जी ने एक प्रोसेस शुरू की, वो हाईली अप्रिशिएबल थी, लेकिन क्या हुआ उसके बाद कुछ वो आगे ही नहीं बढ़ी। मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी कि जो हमें ऐसा सिस्टम पैदा करना चाहिए जहां हम लेट अस मेक बॉर्डर्स इररिलेवेंट, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू चेंज देम। लेकिन अगर इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना चाहिए, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी को ये क्लियर होना चाहिए कि वो किस हद तक कश्मीर के लोगों को उनके जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है वो देने को तैयार है। अभी हाल ही में मैंने मिस्टर चिदम्बरम का बयान सुना है जिसमें उन्होंने कहा है कि 52 पोजीशन जो है वो बरकरार रखनी चाहिए, उसको रेस्टोर करना चाहिए। लेकिन विद इन हिज पार्टी उन्होंने डिस्टेंस किया इससे। जब तक कांग्रेस और बड़ी पार्टीज भी इस पर कंसेंसस नहीं होगी ये प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगी। नहीं शेख मंजूर साहब, इसमें जो एजेंडा ऑफ अलायंस की बात है पीडीपी और बीजेपी के बीच, खासकर जो एक मिनिमम एक तरह से देखा जाए जो एक मुआहदा हुआ था, उससे किस तरह से हम बिंदु निकाल सकते हैं कि वापस पहुंचा जाए, जिसमें अलगाववादियों से भी बातचीत करने की बात तक शामिल है। क्या आपको लगता है उसमें से बिंदु निकाल कर वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? फिर मैं आरपी सिंह जी से पूछूंगी। नहीं, ज़रूरी है कि चाहे जो भी सेगमेंट एलिनेट रहा है, जो भी अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं है, उनको लाने की ज़रूरत है। जो भी उनके इश्यूज़ है उनको एड्रेस करना चाहिए विद इन द पर। हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अगर आप देखेंगे विद ओवर द लास्ट 70 ईयर्स वी मस्ट हैव एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट्स विद, चाहे वो राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड था, इनके आंसू के साथ था, नागालैंड में था, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने नागालैंड के साथ किया, मिज़ोरम में किया है। इतना बड़ा फ्लेक्सिबल हमारा फेडरल सिस्टम है जहां हर एक रियासत के लोगों के एस्पिरेशंस को एडजस्ट किया जा सकता है। कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशंस को क्यों नहीं इस तरीके से एड्रेस किया जाएगा? लावे जी बताइए, एजेंडा ऑफ अलायंस का बार बार जिक्र होता है कि कई बार खुद मुफ्ती सईद कह के चुके हैं कि नॉर्थ और साउथ का एक तरह से जो है अलायंस है। उसके बावजूद इस तमाम कॉन्ट्रडिक्शन के बाद आपने सरकार बनाई, जो एक तरह से अच्छा भी माना गया कि शायद अब कश्मीर समस्या जो है वो काफ़ी हद तक एक सुलझने की तरफ आगे बढ़ सके। वापस इस पर टेबल पर पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, जब हमारी एजेंडा ऑफ अलायंस जब बन गया था, मुफ्ती साहब उस वक्त मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन उसी वक्त उसका सेहत ख़राब हो गया, लेकिन उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हमें फिर इलेक्शन लड़ना पड़ा और लोगों ने वोट डाल दिए, चाहे कोई भी बैरूनी ताकत या अंदरूनी ताकत जो सबटाज करना चाहती है। उसके बाद भी चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन जीत लिया। तो हमें अभी टाइम ही नहीं लगा उस एजेंडा ऑफ अलायंस को इम्प्लीमेंट करने में। उस एजेंडा अलायंस में हमें लिखा है, The earlier NDA government led by Shri Atal Bihari Vajpayee had initiated a dialogue process with all political groups, including the Hurriyat Conference, in the spirit of इंसानियत, कश्मीरियत एंड जमहूरियत। लिहाजा हम इन चीज़ों को लागू करना चाहते हैं, लेकिन हमें टाइम मिलना चाहिए। देश के मुफ्ती साहब ने सारे देश के साथ हाथ मिलाया था। हमारे पीछे हमारा सारा देश है, लेकिन ये जो आज जो कश्मीर में हो रहा है, ये आज नहीं हो रहा है, ये 2008 में भी हुआ। लेकिन पीडीपी के लिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ये पार्टी वो थी कि जब लोग पूरी तरीके से जो है मोह भंग हो रहा था दूसरी पार्टियों से, तब पीडीपी ने पैर जमाया। और आज पीडीपी की हालत यह है कि चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, चुने हुए जो विधायक हैं, वो अपने इलाकों में नहीं जा सकते। महबूबा मुफ्ती अपने घर नहीं जा पा रही। वही बात बता रहा हूँ। मैं पिछले 10 दिन से ऐसा क्या घट गया? मैं पिछले 10 दिन से अपने क्षेत्र में रहा हूँ। मैं वहीं पर था, चाहे कोई भी मसला हो, कर्फ्यू था, मैं वहीं था, ऑन ग्राउंड था। मैं 2 दिन कल मैं आया, महबूब जी कल आई तो मैं परसों आ गया। 2008 में भी एजिटेशन हो गई, 50 आदमी मारे गए। 2010 में भी वहाँ उस वक्त सरकार थी। हम ग्लेम बैंक नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन जो उस वक्त यहाँ से इंटरलोकेटर जिसमें अंसारी साहब थे, जिनका जो रिपोर्ट है, हम चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लोगों को, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिनके साथ हमें जिनकी बात आज कर रहे हैं, उनको धोखा देंगे। जो कभी आम नहीं हुई वो इम्प्लीमेंट नहीं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन वो जो उन्होंने दिया वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। उस वजह से जो वहाँ पर जो लोग जो है उनको भरोसा नहीं है। उनको भरोसा नहीं है देश के लोगों पर, उन लोगों पर, उन लीडरों पर जो हम आज चला रहे हैं पार्लियामेंट में, उन पर कोई भरोसा नहीं है कि वो फर्ज के वर्किंग ग्रुप भेज दो, चाहे डेलीगेशन भेज दो। वो डेलीगेशन गए 2008 में भी, 2010 में भी। ऑल पार्टी डेलीगेशन आप कह रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं। देखो, अफजल साहब को पता है 2008 में भी डेलीगेशन उनके गए, सारे पार्लियामेंट के डेलीगेशन गए। जब यहाँ से पूरा कॉन्शियस नहीं होगा कि अगर ये डेलीगेशन जाएगा कश्मीर, तो कश्मीरियों के लिए क्या होना चाहिए? डेलीगेशन जाएगा तो वहाँ का खाना खाना है। साहब, यहाँ जवाबदेही आपकी बनती है, आपकी पार्टी की बनती है कि लगता था कि बहुत गंभीरता, बहुत संजीदगी के साथ जो है आपने इंटरलॉक्यूटर्स को अपॉइंट किया, काफ़ी हद तक सर्वे हुआ, पैसा खर्च हुआ सरकार का, लेकिन उसके बाद वो रिपोर्ट भी ढंग से कोई नहीं जानता कि उसका हुआ क्या। आप किस तरह कह सकते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है? देखिए,
जो कुछ भी हुआ है, एक बात तो आप कम से कम देखिए 2010 और उससे पहले के जो वाक़यात थे, उसके बाद जो हर फ्राइडे को जिस तरह जब से सरकार आई है, जिस तरह से झंडे लहराए जा रहे हैं पाकिस्तान के, या जिस तरह से वहाँ अनरेस्ट दिखाई देता है, वो तो पिछले 4-5 साल में दिखाई नहीं दे रहा था। सब वो काफ़ी सबसाइड हो गया था, लोगों ने उस तरह की बात भी करना कम कर दिया था। लेकिन इलेक्शन के बाद से जो वहाँ नया सिलसिला शुरू हुआ है और उस सरकार के ख़िलाफ़ बाकायदा जो शुरू हुआ है, जो एक अननेचुरल सरकार है, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक मजबूरी की सरकार थी। और जैसे कि मंजूर साहब ने कहा कि हमारा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल साफ़ है। वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट कांग्रेस के ज़माने में भी था, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो एक्सेप्टेबिलिटी कांग्रेस पार्टी की रही है कश्मीर में, वो जम्मू में बीजेपी को तो जरूर मिली है, लेकिन लोगों ने जो मैंडेट दिया कश्मीर है में नहीं मिली। उसको, मैंडेट जो लोगों ने दिया है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। लोगों ने स्वीकार कर लिया, कांग्रेस पार्टी को भी करना चाहिए। स्वीकार किया। उसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में इस सरकार को शुरू से ही कोशिश करना चाहिए थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ढील दी जाती रही ठीक है। और यहाँ पर सवाल उठते रहे कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसके नतीजे में आज इतना बड़ा वाकया जो हुआ पिछले 1 महीने में जो हुआ है, वो सब उसी के नतीजे में हुआ। अगर हमने पहले ही सुध ले ली होती कि जो हालात हमने किसी हद तक कंट्रोल किए थे, वो हाथ से जब निकलने शुरू हुए थे, उसी वक्त जरूरत थी इसको चेक करने की। सुध इस तरह से भी ली जा सकती थी कि जो रिपोर्ट दी थी इंटरलॉक्यूटर्स ने, उसको जो है पेश किया जाता और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता, तो शायद बीजेपी भी उसको आगे बढ़ाती। आरपी सिंह जी, ये बताइए फिलहाल कि कई तरह के कॉन्ट्रडिक्शन हैं जो दरअसल नजर आते हैं कि बीजेपी की जो राजनीति है रेस्ट ऑफ इंडिया में, जो भारत के दूसरे हिस्सों में और जो कश्मीर में है, उसमें साफ साफ एक टकराव नजर आता है। धारा 370 की बात कहें, आपके कई मंत्री सांसद जो है खुलेआम कह चुके हैं इस बात को, और खासकर जो अलगाववादी हैं, जो एजेंडा ऑफ अलायंस का जिक्र हो रहा है, उसमें लिखा है कि अलगाववादियों से भी बातचीत करेंगे। अब जबकि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा तो क्या बातचीत होगी, क्या सभी स्टेक होल्डर्स आएंगे? देखिए, मैं वापस कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि जो इंटरलोक्यूटर्स की रिपोर्ट आई थी वो 2011 अक्टूबर में मेरे ख्याल ठीक आई थी, वो उसके ऊपर कुछ लागू अमल हुआ आता तो आज ये दिक्कत ना होती, थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी कुछ रास्ता निकलता। और मैं इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं है, मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो, परंतु नीमत साहब, ये जो समस्या ये कोई बीजेपी की खड़ी की हुई समस्या नहीं है। ये अगर मैं इसमें पीछे जाएंगे तो बहुत पीछे जाएंगे तो जड़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी है उस पर। और 89 से तो आपकी सरकार थी और आपकी सरकार पीडीपी के साथ भी थी, ऐसा नहीं था। आपकी सरकार तो मैं वापस कह रहा हूँ, जो हमने एजेंडा ऑफ अलायंस कश्मीर में बनाया उसमें हमने कहा है कि हम धारा 370 को भी बैकबर्नर पर रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया है, इसके तहत हम हर चीज़ वो करने को जा रहे हैं जो अलायंस में एजेंडा ऑफ अलायंस ने कहा। परंतु आप समझिए हुआ ये है, अब थोड़ा ग्राउंड पे जो हुआ थोड़ा उस समय को काल में देखिए। मुफ्ती साहब ने कुछ प्रोसेस शुरू किए, उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद फिर वो प्रोसेस शुरू होने का भी टाइम, मतलब महबूबा साहब को कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा। अगर मौका मिलेगा वही पक्का है, और हमें पूरी विश्वास है उनकी लीडरशिप में कि उनको मौका मिलेगा और एजेंडा ऑफ अलायंस भी लागू करेंगे और कश्मीर के हालात को भी नॉर्मल करने में पहल करेंगे। जो पॉलिटिकल प्रोसेस, तो यानी आप ये कह रहे हैं अलगाववादियों से भी बात करेंगे, पाकिस्तान से भी बात करेंगे? मैं पाकिस्तान से बातचीत तो हम लगातार कर रहे हैं, हम तो हर बार कोशिश कर रहे हैं। वो पाकिस्तान, और ये जो आज कश्मीर में समस्या है उसकी जड़ में भी पाकिस्तान है, सबको पता उसकी जड़ में पाकिस्तान है। इसमें कोई, और इसमें कुल मिलाकर ये नहीं कि मैं वापस कह रहा हूँ पूरे कश्मीर, आप पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर और कश्मीर को मानेंगे तो उसमें ये पूरी समस्या का जो पूरी समस्या 10% में ही है, बाकी जगह नहीं है। तो 10% में इतनी एग्रेसिवली पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर भी है, थोड़ा नीचे उसका अनरेस्ट भी है, वो सारा मिला जुला मामला है। उसमें जो आप कह रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन भी है बहुत सारी। लेकिन क्या पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जैसे मुद्दों को उठाएगी बीजेपी? मैंने कहा वापस अभी ये प्रोसेस अभी शुरू होना है। वो प्रोसेस जब शुरू होगा, जब आएगा तब देखेंगे, विल क्रॉस द रिवर। लेकिन वक्त तो आ गया ना, नहीं अभी अब वो प्रोसेस प्रक्रिया शुरू होने का वक्त, प्रक्रिया शुरू होगा तो पता लगेगा कि क्या इश्यूज हैं इस समय। जैसे अभी अंसारी साहब कह रहे थे कि आज इश्यूज और हैं, क्योंकि लावे साहब कह रहे हैं कि जब तक शांति नहीं होगी विकास की भी बात क्या करेंगे? लैपटॉप कैसे हाथों में आएगा? पत्थर ही रहेगा जब तक शांति नहीं होगी। तो कह रहा हूं होगी। कि वो प्रोसेस, शांति का प्रोसेस आने के लिए, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने के लिए एक ब्रीदिंग टाइम चाहिए। वो ब्रीदिंग टाइम मिलेगा तो वो प्रोसेस शुरू होगा। और वापस कह रहे हैं 100% हम किसी भी कीमत पे वो जो एलिमेंट है जो कि टेररिज्म से लिप्त हैं या टेररिज्म की तरफ है, उनसे कोई बातचीत नहीं है। बाकी जो चीज़ जो देश के, जो उन्होंने कहा इंसानियत के दायरे में, कश्मीरियत के दायरे में, ज़मीरियत के दायरे में, जो बातचीत जो अटल जी ने कहा था, वो सारी बातचीत के रास्ते खुले हैं, सारे दरवाजे खुले हैं। जी हाँ, अंसारी साहब लास्ट कमेंट बताइए, क्या होते देखना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। ये कि चूँकि ये तमाम बातें हम जो है वो
जम्मू एंड कश्मीर के यूथ के गम और गुस्से के हवाले से बात करना चाहता हूँ, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है वो बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन वो कोई नई बात नहीं कही है। ये तमाम प्राइम मिनिस्टर ने इसी तरह के बयान दिए मैं हैं। पॉलिटिकल और- प्रोसेस की बात करना मैं चाहती हूँ, उसी पे आखिर में आना- 1 मिनट मेरे पास उसी बचा पे है। आना चाहता हूँ। दूसरी बात जो पॉलिटिकल प्रोसेस की और खास करके जो एजेंडा ऑफ अलायंस में जिसका जिक्र है कि वाजपेयी मॉडल में दो चीज़ें थी। एक तो ये कि पाकिस्तान से बात करने की थी, जो वाजपेयी साहब ने शुरू किया था, वो खुद गए, वहाँ से मुशर्रफ साहब आए। वो अलग बात है कि वो दस्तावेज साइन नहीं हो सका, उसमें जाहिर है कि यहाँ की हुकूमत की कोताही थी। दूसरी बात यह कि हुर्रियत के तमाम लीडर्स जो हैं सबसे मुलाकात हुई, बात हुई, वो आते रहे। और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा जो सरकार है दोनों ही फ्रंट पे कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है, और मैं समझता हूँ कि ले भी नहीं पाएगी। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, ले नहीं पाएगी इसलिए कि पिछली दफ़ा भी 2010 में भी ऑल पार्टीज डेलीगेशन गई थी, 35-40 लोग गए थे, और वहाँ से आने के बाद 8 पॉइंट का इन्होंने एक प्रोग्राम दिया था, एजेंडा फॉर इम्प्लीमेंटेशन दिया था। उसमें एक ये भी था कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरलॉक्यूटर्स, तो उसमें यह था कि अफसा को भी हटाया जाएगा, डीमिलिटराइजेशन होगा, मिलिट्री को कम किया जाएगा, कुछ फाइनेंशियल पैकेज की भी बात हुई थी, और बंकर्स वगैरह हटाने की भी थी, और मिलिट्री जो है बहुत सारी ऑक्युपाइड जो प्लेसेस थी उनको भी वैकेट करने की बात थी, आर्मी को बॉर्डर एरिया में ले जाने की बात थी। मैं समझता हूँ कि इनमें किसी पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो अगर आज पॉलिटिकल पार्टी जाती हैं तो वो तमाम मुद्दे उठ कर आ जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को शायद इम्प्लीमेंट करने में बड़ी दुश्वारी होगी, इसलिए कि अच्छी बातें तो हम बहुत करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। और आज का जो यूथ है वो इतना समझदार हो गया है कि शायद उसको हम बरकरार और इंटरनेट का जमाना है, कितना पेनिट्रेशन कश्मीर में फिलहाल इंटरनेट का है। 10 सेकंड। बाकी सारी अंसारी साहब की बाकी बात से हो सकती है, परंतु जिन्होंने कहा मुशर्रफ साहब यहाँ आए और हम लोगों की हमारी हुकूमत ने कोशिश नहीं की, गलत बात है। भारत ने हमेशा कोशिश को, बेशक कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी सरकार रही हो, हमेशा हमारे से पहल रही है। पाकिस्तान से आई है, ये अच्छा नहीं लगा जो आपने कहा। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर काफ़ी हिंसा हो चुकी है, खून खराबा हो चुका है, निर्दोष नागरिकों की जानें जा चुकी हैं, लोगों की जिंदगियां जो हैं वो चरमरा रही हैं घाटी में और उसके आसपास। साफ तौर पर वक्त अब आ गया है, 32 दिन गुजर चुके हैं कर्फ्यू के, कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।